आइए दोस्तों, चैप्टर 5 दैट इज AIFS, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और आगे बढ़ाते हैं। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ऑडिट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मान के चलो कि ये A+ कैटेगरी का टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा। कैश इन हैंड, स्टाम्प्स इन हैंड, बैलेंसेस हेल्ड विथ बैंक इन करंट अकाउंट या फिर मार्जिन मनी अकाउंट, या फिर CC लिमिट में डेबिट बैलेंस है, या फिर FDs हैं, या चेक्स इन हैंड है। ये सब कहाँ आ जाएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, जनरल बात है। अब लिखा है कि सर अटमोस्ट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कैश में झोल होने की संभावना बहुत ज्यादा है, कैश में गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड मेंटेन करके चलना है, अलर्ट रहना है, ठीक है, ऑडिट के दौरान, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन मतलब गड़बड़ होने की संभावना, यूं समझ लो आप तो। ठीक है, गलत हो सकता है कैश के केस में, उसको अपन मिस अप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं, राइट। अब सर एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस दोनों एक साथ ही यहां पर बताए गए। कैसे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस चेक करेंगे, राइट सर, बहुत बढ़िया। यहां पर अच्छी बात क्या लिखी है, समरी फॉर दिस इज गिवन बिलो इन टेबुलर फॉर्म। इसका मतलब ये है, ये जो खिचड़ी इतनी सारी आपको दिखाई दे रही है, इस पूरे की समरी कहाँ है सर? नीचे ये टेबल दिख रही है आपको, ये रही समरी। बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी आपको, चिंता मत करो। पर अभी तो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा, है ना, और बहुत जल्दी बता दूंगा, चिंता मत करो, बहुत आसान बात है। पूरा बताऊंगा फिर समरी पढ़ूंगा तो बहुत इजीली आपको दिमाग में रिटेन हो जाएंगी चीजें, राइट। तो सुनते हैं सर, कैसे एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक हम करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है सर? इट इज इंपोर्टेंट टू केयरफुली वेरीफाई दी कैश बैलेंसेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ दे आर नॉट चेक्ड सरप्राइजिंगली, सरप्राइज चेक करना है आपको, बिना इंटीमेशन के चले जाना है कैश को चेक करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, if they are not checked surprisingly there is no guarantee that cash shown is actually held by the person in charge। इसका मतलब अगर आपने सरप्राइजिंगली चेक नहीं करा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो कैश इन लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया है वो सच्ची में भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इमेजिन करो, मान लो बुक्स में लिखा है कि 1 लाख का कैश बैलेंस है, मैं चेक करने गया, मैंने बोला मैं कैश चेक करने आ रहा हूं। अब मान लो उसने देखा कि यार 90,000 ही है अभी, तो वो 10,000 अपने खुद के मिला देगा और आपको कैश बैलेंस चेक करा देगा। आप मैच करोगे, बुक्स में 1 लाख है और दिखा भी 1 लाख दिया, बढ़िया काम हो गया। लेकिन गलत है, सही मायने में तो 90,000 ही था कैश बैलेंस उसके पास, 90,000 ही रुपए रखे हुए थे उसके पास, तो गड़बड़ हुई ना। तो आप बिना बताए जाओगे तो फिर वो आंसर नहीं कर पाएगा आपको। हम कहेंगे देखो बुक्स में 1 लाख लिखा, कहाँ है तुम्हारे पास 1 लाख? तुम्हारे पास तो 90,000 ही है, ऐसा। ठीक है, देयरफॉर कैश शुड बी काउंटेड नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कैश केवल आपको एंड ऑफ द ईयर पे चेक नहीं करना है, बल्कि ईयर के बाद भी आपको किसी डेट को चेक कर लेना। से फॉर आप 5 अप्रैल को चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, विदाउट एनी इंटीमेशन टू दी क्लाइंट, क्लाइंट को बताना नहीं है और आपको वहां पहुंच जाना है। कुल मिलाकर आपको क्या करना है? सरप्राइज चेक करना है। क्या करना है भाई मेरे, बताओ? सरप्राइज चेक आपको करना है, बिना बताए कैश को चेक करना है। बैलेंस शीट डेट के दिन चेक कर सकते हो या बैलेंस शीट डेट के बाद किसी डेट को चेक कर सकते हो, राइट। पहला पॉइंट सबको क्लियर है? ओके सर। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है सर? अगर सिचुएशन ऐसी है कि मोर देन 1 कैश बैलेंसेस है, एक से ज्यादा कैश बैलेंसेस है, तब क्या करना है? तो ये मेन पॉइंट की हेडिंग क्या दे रहा हूं मैं, मोर देन 1 कैश बैलेंसेस है। सर कैसे हो सकता है? मेन कैशियर है, उसके पास कैश रखा हुआ है, एक पैटी कैशियर है, छोटा कैशियर है, उसके पास भी कैश रखा हुआ है, ब्रांच का कैशियर अलग है, ब्रांच में भी कैश रखा हुआ है, इसके अलावा इम्प्रेस्ड बैलेंस विद एम्प्लॉइज भी रखा हुआ है। इतनी सारी जगह पर अलग अलग लोगों ने कैश को होल्ड करके रखा है, लेकिन बैलेंस शीट में तो टोटल कैश ही दिखेगा। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि मोर देन 1 कैश बैलेंसेस है, तो ध्यान रखिए अब जो बोलने वाला हूं, सारे कैश बैलेंसेस को चेक करना है साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे कैश बैलेंस हम चेक करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? अगर हमने ऐसा नहीं करा तो एक जगह गड़बड़ हुई तो क्या होगा? वो बोल देगा कि वो दूसरी जगह पैसा रखा हुआ है, या दूसरी जगह से बुलवा लेगा, दूसरी जगह से ट्रांसफर करवा लेगा। दूसरी जगह गड़बड़ दिखा, वो तीसरी जगह से बुला लेगा बचा हुआ कैश, तो ये गड़बड़ हो सकती है ना। इसलिए कोशिश करो कि सारे कैश बैलेंस आप एक साथ चेक करो।
डन। देखो लिखा है एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ठीक है ना, सो दैट द शॉर्टेज इन वन बैलेंस इज नॉट मेड गुड बाय ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम अदर्स। एक जगह कमी पड़ी, दूसरी जगह से बुला के उस कमी को पूरा कर दिया, तो ऑडिटर ऐसे में सब जगह उसको सही दिखेगा पर सही कहीं पर भी नहीं होगा, राइट। ओके सर, तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है सर, इट इज डिजायरेबल फॉर द कैशियर टू बी प्रेजेंट वाइल कैश इज बीइंग काउंटेड। जब कैश काउंट करेगा कौन, ऑडिटर, जब ऑडिटर कैश काउंट कर रहा होगा तो कैशियर से कहेगा सुनो आप भी सामने खड़े रहो, नहीं तो कल के दिन कैश कम निकलेगा तो कैशियर क्या बोल देगा कि ऑडिटर नहीं रख लिया होगा कैश, तो जो शॉर्टेज है वो कहाँ गई, ऑडिटर नहीं रख लिया, ऐसा कुछ। तो क्या लिखा है कि जब कैशियर को टू बी प्रेजेंट वाइल कैश इज बीइंग काउंटेड एंड ही शुड बी मेड टू साइन द स्टेटमेंट, उससे साइन भी करवाएंगे, पूरा स्टेटमेंट बनवाएंगे अपन, कैश जो भी मिला ना उसका पूरा स्टेटमेंट बनवाएंगे, उस पर साइन कराएंगे। उस स्टेटमेंट में क्या क्या होगा, कैश का बैलेंस होगा और साथ में डिनोमिनेशन ऑफ कैश भी होगा, 500 के नोट्स कितने हैं, 200 के कितने हैं, 100 के कितने, 50 के कितने हैं, समझ रहे हो, ठीक है। फिर इफ ही इज एब्सेंट एट द टाइम ऑफ द कैश इज बीइंग वेरीफाइड, अगर वो कैश की काउंटिंग या वेरिफिकेशन के टाइम पे एब्सेंट होगा तो वो क्या करेगा, ही मे होल्ड द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज इफ एनी इन कैश, वो कहेगा कि ऑडिटर ने ही पैसा ले लिया है, मैंने तो पूरा रखा हुआ था, ठीक बात है। आप चिंता मत करिए, अभी मैं टेबल से रिवाइज करूंगा, मस्त काम हो जाएगा, स्पीड में काम हो जाएगा, है ना। फिर क्या लिखा है, अगर कंपनी ने रफ कैश बुक भी बनाई है, मतलब एक तो मेन आपके अपने सॉफ्टवेयर में प्रॉपर कैश बुक आपका पूरा कैश अकाउंट बना होगा एक तरीके से, और एक रफ कैश बुक आपने मैनुअल फॉर्म में बना रखी है, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या लिखा है सर, रफ कैश बुक है या फिर डिटेल्स ऑफ डेली बैलेंसेस आपने बना रखी है अलग से, आर सेपरेटली केप्ट, है ना। द ऑडिटर शुड टेस्ट एंट्रीज फ्रॉम द रफ कैश बुक, रफ कैश बुक से आपको जो मेन कैश बुक है उसमें जो एंट्रीज हैं उनको आपको टैली करना है टू प्रूव दैट एंट्रीज इन दी कैश बुक आर करेक्ट। बोलो यारो, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में रफ कैश बुक को मेन कैश बुक जो आपकी सॉफ्टवेयर में प्रॉपर मेंटेन है उससे मैच करो, हो सकता है कुछ गड़बड़ पता चल जाए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इफ द ऑडिटर फाइंड्स एनी नोट्स स्लिप्स और IOU मतलब जैसे कि मुझे कंपनी का पैसा देना है ना, इसका फुल फॉर्म होता है IOU, मतलब मुझे आपके पैसे देने हैं, काइंड ऑफ, है ना। तो अगर ऑडिटर को कोई नोट्स या स्लिप या कुछ भी ऐसा IOU टाइप का मिलता है फॉर टेम्परेरी एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज इंक्लूडेड इन दी कैश बैलेंस, मतलब कंपनी ने किसी को टेम्परेरीली, जैसे किसी एम्प्लॉय को 10,000 रुपये कैश दे दिए कि यार भाई ठीक है तू कल दे देना या परसों दे देना, अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है या 5 दिन 7 दिन के लिए ऐसा कुछ अमाउंट देकर रखा है, तो ऐसा कैश सही मायने में कैश में शामिल नहीं होना चाहिए। भाई कैश आपके पास सही नहीं है ना, आपने तो सामने वाले को दे दिया है कैश, तो आपके पास सही नहीं, तो नॉर्मली तो आपको शामिल करना ही नहीं चाहिए। पर मान लीजिए कि आपने अपने कैश में वो पैसा भी शामिल कर रखा है जो आपने किसी को थोड़ी सी समय के लिए देकर रखा है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो क्या बोलेंगे सर अपन, दे शुड मेक श्योर दैट दीज आर अप्रूव्ड बाय द ऑथोराइज ऑफिशियल। किससे पूछ के आपने इसको कैश में शामिल करा, तो अप्रूव्ड बाय रिस्पॉन्सिबल या ऑथोराइज ऑफिशियल होना चाहिए, राइट। क्या ये क्लियर है। तो अगर नोट स्लिप या IOU मिलते हैं फॉर टेम्परेरी एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉइज, तो ऐसे केस में आपको मेक श्योर कर लेना है कि ये अप्रूव्ड बाय ऑथोराइज ऑफिशियल है या नहीं है। फिर क्या लिखा है, ऑडिटर को कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, ठीक है सर। कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है मतलब आपको समरी बनानी है ऑफ टोटल कैश रिसीट एंड पेमेंट फॉर ईच मंथ, हर महीने में कितना कैश आया कितना कैश गया इसकी पूरी समरी आप बनाओ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और ट्रेंड को एनालाइज करो, और अगर आपको वेरिएशंस दिखाई दें, ठीक है, किसी मंथ में आपको कुछ मेजर वेरिएशन दिखाई दे, जैसे लास्ट मंथ में रिसीट था 10 लाख और पेमेंट था 8 लाख, अब इससे बहुत बड़ा वेरिएशन आपको अगले महीने में दिखाई दे, ऐसा कुछ हो तो क्या करना है, मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगना है कि भाई ये क्या है, कुछ झोल है या फिर कोई राइट रीजन है, ठीक है। इसके अलावा सर और क्या करना है, ये तो हो गई कैश की बात है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक बैलेंसेस भी आते हैं, तो क्या लिखा है, ऑडिटर को ऑब्टेन कर लेना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर ऑल बैंक अकाउंट, कहेंगे सारे बैंक अकाउंट की मुझे बैंक रिकंसिलिएशन बनाकर दे दो, मेंटेन्ड बाय द एंटिटी, ठीक है। एंड एडिशनली नीड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट प्रोसेस एंड पीरियोडिसिटी ऑफ मेकिंग द BRS, हम पूछेंगे किस तरीके से BRS बनाते हो, कितने कितने समय में BRS बनाते हो, मंथली बनाते हो, क्वार्टरली बनाते हो, वीकली बनाते हो, कैसे बनाते हो, नॉर्मली मंथली बनता है, ठीक है।
फिर क्या लिखा है सर, द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट बीआरएस इज साइंड बाय द ऑथोराइज्ड पर्सनल, जिसने बीआरएस मतलब बीआरएस बनाया है वो साइन करेगा, या जो भी ऑथोराइज पर्सनल है वो साइन होना चाहिए। नहीं तो उस बीआरएस का मतलब क्या है, कल के दिन हम बोलेंगे ये क्या गड़बड़ है, वो कहेंगे ये तो हमने बनाया ही नहीं, ये तो हमारे लोगों ने बनाया ही नहीं, पता नहीं किसने बना दिया, ये तो गलत सलत होगा। ऐसा साइन होंगे तो कुछ बोल पाएगा क्या, नहीं बोल पाएगा, राइट। सो दैट ही इज एबल टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एनी एरर, ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी तो अपन उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाएंगे जिसके साइन होंगे। डन, क्या इतना समझ में आया? चलो सर अब रिवाइज करते हैं इस टेबल से, बहुत आसान। सबसे पहले कैश को आपको सरप्राइज चेक करना है, मतलब चेक कैश विदाउट इंटीमेशन, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप ईयर एंड का बैलेंस चेक कर सकते हो या फिर आफ्टर द ईयर एंड बैलेंस चेक कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान। दूसरा, अगर एक से ज्यादा कैश बैलेंस अवेलेबल है, बताया था ना, मेन कैशियर, पेटी कैशियर, ब्रांच वाला है कैशियर है, और या फिर इम्प्रेस्ड मनी या इम्प्रेस्ड कैश मेंटेन करके रखा है, कुछ भी ऐसा है, तो ये सबके सब एक साथ चेक करना है। नहीं तो क्या होगा, एक बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देगा, दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा, तो क्या होगा, दूसरी जगह जहां जो कमी थी उसको पहली वाले ने कमी को पूरा कर दिया, तो ये तो चलता ही रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सबको एक साथ चेक करो अगर एक से ज्यादा कैश बैलेंस है तो। फिर कैशियर को प्रेजेंट रहना है कब, जब कैश काउंट किया जाएगा। क्यों सर, नहीं तो वो बोल देगा कि ऑडिटर ने ले लिया है वो पैसा, ऑडिटर ने गड़बड़ करी है, तो शॉर्टेज ऑडिटर की वजह से आ रहा है, ऐसा कुछ। दूसरी बात, जब कैश काउंट होता है तो उस समय एक स्टेटमेंट बनेगा जिसमें डिनोमिनेशन ऑफ कैश भी आपको बताना होगा, ठीक है। फिर अगर रफ कैश बुक मेंटेन करिए तो उसको, उस कैश बुक को आपको टैली करना है विद द एंट्रीज इन मेन कैश बुक, ताकि आपको पता चल जाए कि जो मेन कैश बुक में एंट्रीज की हैं वो करेक्ट है। फिर स्लिप चिट या IOU मिलते हैं तो आपको देख लेना है कि क्या ये अप्रूव्ड बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है या नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने इसको कैश बैलेंस में या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल करके रखा है, जबकि कैश आपने किसी को देकर रखा है, तो भाई किससे पूछकर आपने इसमें शामिल करा, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से अप्रूव होना चाहिए। फिर क्या है सर, कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस, मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको ये एनालिसिस बनाना है, ठीक है, और अगर कुछ वेरिएशन दिखाई दी तो मैनेजमेंट से पूछना है। फिर क्या है सर, बीआरएस उनसे ले लेना है फॉर ऑल अकाउंट, और उनकी प्रोसेस समझना है बीआरएस बनाने की, और उनकी पीरियोडिसिटी हमें पूछ लेना है, कितने कितने समय में बीआरएस बनाते हो। एक और पॉइंट है, बीआरएस साइंड होना चाहिए ऑथोराइज पर्सनल द्वारा, ठीक है, ताकि कल के दिन उसमें कुछ गड़बड़ निकले तो अपन बोल सकें कि आपने गलत कराया, आपके साइन है यहाँ पर, राइट। बोलो सर, क्या ये क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो आपको पढ़कर भी लग रहा होगा कि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है सर, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन है केवल बीआरएस के ऊपर। बोले वेरिफिकेशन ऑफ बीआरएस करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ऑडिटर को बीआरएस में क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट क्या है, चेक बैंक बैलेंसेस, मतलब आपको बैंक बुक का बैलेंस बैंक कंफर्मेशन या स्टेटमेंट से चेक करना है। मतलब सिंपल शब्दों में अपनी बुक्स में क्या बैलेंस है और बैंक के हिसाब से क्या बैलेंस आ रहा है, दोनों को टैली करके देखना है। तो बैंक कंफर्मेशन का हो या बैंक स्टेटमेंट का हो, उससे टैली करना है अपने यहाँ जो बैंक बुक बनाई गई है उसमें क्या बैलेंस है, ठीक बात है। अगर दोनों में एक जैसा है तो फिर तो रिकंसिलिएशन की जरूरत ही नहीं है ना, तो डिफरेंस है या नहीं है या कितना डिफरेंस है वो हमें पता चल जाएगा, तो कंपेयर करके पता चलेगा, ठीक है ना। सेकंड क्या लिखा है सर, रिव्यू चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब याद आ रहा है आपको बीआरएस, जो आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा, फाउंडेशन या सीपीटी में भी हुआ करता था ना, वैसी कुछ बात है। चेक इशू हो जाता था पर सामने वाले ने चेक बैंक में लगाया ही नहीं, तो अपना अपन ने तो बैलेंस कम कर दिया होगा कि भाई उस वो लगाई गई चेक, पर सामने वाले ने चेक लगाया ही नहीं, तो अपना जो बैंक बैलेंस है वो तो बढ़ा हुआ दिखेगा बैंक के पास, है ना। आई होप आपको इतना याद होगा, है ना, ठीक है। तो क्या लिखा है सर इसमें, इसमें देखना है चेक ऑल सिग्निफिकेंट रिकंसाइलिंग आइटम फॉर चेक्स दैट हैव बीन इशूड बट नॉट येट कैश्ड, ठीक है। तो जितने भी ऐसे सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं उनको अपन चेक कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिग्निफिकेंट चेक हैं जो इशू तो हो गए पर अभी तक प्रेजेंट नहीं किए गए बैंक में, ठीक है। रिक्वेस्ट, अब हम क्या कर सकते, कैसे चेक कर सकते हैं इसको, रिक्वेस्ट रीसेंट बैंक स्टेटमेंट, हम रीसेंट अभी का बैंक स्टेटमेंट बुला लेंगे। टू सी इफ दीज चेक्स हैव बीन क्लियर्ड, हो सकता है बाद में क्लियर हुए, तो भाई जब बैंक रिकंसिलिएशन बनाया गया तब तो ये देखा कि अपन ने चेक इशू हुआ है पर उसने प्रेजेंट करा ही नहीं, पर जब ऑडिटर चेक कर रहा है तो वो हो सकता है क्या है, उसके बाद और भी डेज मिल गए हों तो वो देख सकता है कि बाद का स्टेटमेंट आप मुझे बता दो,
बात के स्टेटमेंट में देख लेंगे बाद में क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। या यूं समझ लो कि बैंक रिकंसिलिएशन 31 मार्च को बनाया होगा, ऑडिट तो चल रहा होगा पता नहीं 20 अप्रैल को 30 अप्रैल को, तो 31 मार्च का के बाद का बैंक स्टेटमेंट चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा वो चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। फिर इफ़ एनी चेक्स आर ओल्डर देन 3 मंथ, मतलब स्टेल हो गया है, पुराना हो गया, बासी चेक हो गया है, 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया, मतलब वो कोई काम का नहीं है, तो दे शुड नॉट बी इन दी BRS, तो उसको BRS में लेने की जरूरत है ही नहीं। एंड शुड बी रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी, उसको वापस से लाइबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड कर लो। भाई आपने क्रेडिटर को चेक इशू करा होगा या कोई भी जिसको आपको पैसे चुकाने होंगे, अब वो चेक ही पुराना हो गया तब तो कोई काम का नहीं है, तो आपने पहले लाइबिलिटी कम कर दी होगी जब आपने चेक इशू करा होगा, अब वापस से लाइबिलिटी बुक कर लो। समझे कि नहीं समझे, है ना, आ सकता है ध्यान से, है ना। फिर क्या है सर, एग्जामिन चेक डिपोजिटेड, अब चेक जमा भी तो हो सकता है, जैसे इशू करा वैसे जमा भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। क्या लिखा है, लुक एट सिग्निफिकेंट रिकंसाइलिंग आइटम्स, मतलब आपको हर चेक नहीं देखना एक तरीके से, आपको वो वाले चेक्स देखना है जो सिग्निफिकेंट है। यही ऊपर भी बोला था, देखो सिग्निफिकेंट वर्ड यूज करा था, सिग्निफिकेंट रिकंसाइलिंग आइटम, यहां भी सिग्निफिकेंट रिकंसाइलिंग आइटम्स वर्ड यूज करा है। फॉर चेक्स दैट वर डिपोजिटेड, डिपोजिट तो हुए बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमने तो डिपॉजिट करने भेजा था पर उन्होंने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं करा हमारे अकाउंट में। डन, क्या करें सर, कैसे चेक करें, रिक्वेस्ट बैंक डिपॉजिट स्लिप, हम कहेंगे बैंक डिपॉजिट स्लिप तो बता ही सकते हो, अगर जमा करा है तो बता दो वो स्लिप होगी ना, फिर तो बैंक वालों ने दी होगी, वो देख सकते हैं। वेरीफाई इफ दीज अमाउंट्स वर क्रेडिटेड लेटर बाय चेकिंग दी सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट, BRS तो 31 को बनाया होगा ना, 31 मार्च को बनाया होगा, तो बाद में तो ये अभी नहीं हुआ होगा क्लियर, अभी नहीं हुआ होगा क्रेडिट 31 मार्च तक, पर बाद में तो क्रेडिट हुआ ही होगा ना, कब तक नहीं हुआ क्रेडिट, तो हम बाद का बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। आप देख रहे हो दोनों में सेम टोन में आंसर लिखा है, बिल्कुल सेम टोन में, है ना, कितना बढ़िया है, इतना इजी सा अगर आ जाए तो मजा ही आ जाएगा यार, बस लिख पाए आप, है ना। सो फॉर एनी चेक दैट रिमेन अनक्लियर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक अनक्लियर्ड ही रहता है मान लो वो चेक, आस्क मैनेजमेंट फॉर एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, भाई क्यों ये आप बोले थे जमा हुआ है क्यों नहीं हो रहा है, बैंक वाले क्यों क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मांगे। इफ द आंसर्स आर अनसेटिस्फैक्टरी, चेक इफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज एज पर दी कंपनीज पॉलिसी, तो फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर ध्यान देना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर चेक किसी का आया तो हो सकता है ES9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया हो कि ठीक है यार अब क्या, अब तो सर्टेनिटी हो गई ना, चेक ही आ गया, अब बाद में पता चला कि सामने वाले के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, तो हमारा चेक क्लियर कैसे होगा, या कोई और रीजन हो जाता है चेक में कोई गड़बड़ हो, XYZ कुछ भी रीजन, तो फिर ऐसे केस में तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज फिर सोचना पड़ जाएगा आपको, पहले आपने ये सोचकर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया था कि चेक आ गया है, पर अब तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि वो चेक क्रेडिट ही नहीं हो रहा है हमारे अकाउंट में, तो सोचना पड़ेगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है भी कि नहीं करना है, जो भी है वो सिचुएशनल आंसर है, अपन को तो बस इतना बोलना है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी पर भी ध्यान देना पड़ेगा ऐसे केस में। फिर क्या है सर, बैंक चार्जेस, ये भी आता था ना बैंक रिकंसिलेशन में, उन लोगों ने कोई चार्जेस डेबिट कर दिया है या उन्होंने इंटरेस्ट कोई डिपॉजिट कर दिया है अपने अकाउंट में, तो वो अपन को नहीं पता, तो अपने यहाँ बैलेंस कुछ और दिखेगा, उनके यहाँ कुछ और दिखेगा, मतलब बैंक में कुछ और बैलेंस दिखेगा ऐसा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर, सिंपल सिंपल है सर, क्या करेंगे, चेक ऑल सिग्निफिकेंट, ओहो बार बार सिग्निफिकेंट वर्ड यूज किया जा रहा है ना, चेक ऑल सिग्निफिकेंट अमाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय दी बैंक, उनने जो भी डेबिट या क्रेडिट करे सिग्निफिकेंट, 2-2 रुपए नहीं, सिग्निफिकेंट अमाउंट की बात कर रहा हूं, उन सबको हम चेक कर लेंगे, दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, जो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है पर उन्होंने डेबिट या क्रेडिट करे हैं। रिक्वेस्ट बैंक स्टेटमेंट बुला लेंगे, उसमें दिख जाएगा कि कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, उसके हिसाब से अपन अपनी बुक्स में करेंगे एडजस्ट ऐसा, तो रिक्वेस्ट बैंक स्टेटमेंट फॉर द ऑडिट पीरियड एंड कंपेयर देम, इफ एनी, अच्छा किससे कंपेयर करना है, ऑब्वियसली अपनी बुक से, है ना, इफ एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स आर मिसिंग, अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट मिसिंग हो रहे हैं, बड़ा अमाउंट उन्होंने डेबिट करा था या क्रेडिट करा था, एंश्योर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से क्या बोलेंगे, भाई एडजस्ट करो अपने रिकॉर्ड्स को, चेंज करो ना, उन्होंने चार्जेस डेबिट करे तुम भी अपने एडजस्ट करो, उन्होंने कोई अमाउंट क्रेडिट करा तुम भी करो, अगर मैनेजमेंट ऐसा नहीं करता है तो ऑडिटर को क्वालिफाई करनी पड़ सकती है अपनी ऑडिट रिपोर्ट, बोलो यारो, इस पर सेपरेट 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है भाई लोगों, तैयार रहना, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बचता है इसमें देखा जाए तो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, इसके बाद वैल्यूएशन है पर वो छोटी सी बात है, वो तो अलग आ जाएगा, है ना, अभी तो अपन एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अंदर डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर भी आता है। अच्छा ऐसा लगता है कि एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस इतना सारा लिखने को तो नहीं आएगा एक साथ, है ना, तो या तो वो इतने पर फोकस करेगा जितने की समरी मैंने पढ़ाई,
या फिर वो बीआरएस के ऊपर फोकस कर सकता है, क्योंकि 4 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन तो आते नहीं। और या फिर वो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर इन केस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूछ सकता है ना। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर में क्या करना है, कॉन्टैक्ट बैंक फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, देखो मैंने बहुत सिंपल बनाने की कोशिश की है यारो, आप देखो कभी मॉड्यूल कैसा लिखते हैं वो लोग। मैंने ये हेडिंग्स खुद बनाकर आपके लिए लिख दी हैं कि आपको हेडिंग से शायद याद रहे, इतना याद रहेगा तो आप सेंटेंस तो फिर फ्रेम कर ही लोगे ना ऐसा। तो ये सब मैंने कर दिए हैं, मेहनत बहुत कर दी है, अब आपको करना है। ठीक है, जितना अपन ईजी कर सकते थे कर ही रहे हैं। क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट बैंक फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, द ऑडिटर शुड डायरेक्टली रीच आउट टू द बैंक्स एंड एफआईज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑडिटर क्या करेगा, बैंक्स और एफआई को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है टू कंफर्म द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट। ओ हो माय गॉड, ये क्या लिख दिया, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पर। सारे अकाउंट के बैलेंस मुझे कंफर्म करने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं बोला है, एमसीक्यू बन सकता है। हमें हर एक अकाउंट का बैलेंस कंफर्मेशन करना है। क्यों सर, ऐसा क्यों, इनसिग्निफिकेंट का छोड़ दो ना, नहीं छोड़ूंगा, बताऊं क्यों। क्योंकि हो सकता है कि अपनी बुक्स में किसी उनने दिखाया हो कि इसमें केवल 50 रुपए का ही बैलेंस है। ठीक है, अब बताओ ऐसा जरूरी है क्या, झूठ भी तो हो सकता है कि एक्चुअल में 5 लाख का बैलेंस हो या 50,000 का बैलेंस हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपने तो 50 को इनसिग्निफिकेंट समझ लिया, लेकिन हो सकता है ये कंपनी की गलती को वो 50 दिखा रही हो जबकि 50,000 हो, तो वो तो बैंक से कंफर्मेशन बुलाने के बाद पता चलेगा ना कि क्या सच है। तो यहाँ पर ऑल वर्ड यूज हुआ है ना, क्या वर्ड यूज हुआ है यारो, ऑल अकाउंट्स के लिए आपको कंफर्मेशन बुलानी है। ठीक है, ओके, चाहे वो करंट अकाउंट हो, डिपॉजिट अकाउंट हो, ईईएफसी अकाउंट हो, कैश क्रेडिट हो, एस्क्रो अकाउंट हो, कुछ भी हो। ठीक, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, सिंपल, ऑडिटर को डायरेक्टली बैंक्स और एफआईज को कॉन्टैक्ट करना है और उनसे ऑल अकाउंट का कंफर्मेशन मांगना है, चाहे वो कोई भी टाइप का अकाउंट क्यों ना हो। ठीक बात है। फिर क्या लिखा है सर, इन्वेस्टिगेट डिस्क्रिपेंसीज इफ देयर आर एनी डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एंड द कंपनीज रिकॉर्ड। अगर कंफर्मेशन कुछ और आता है और हमारी कंपनी की बुक्स में कुछ और बैलेंस दिख रहा है, तो द कंपनी शुड लुक इनटू देम एंड सीक रिटर्न एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बैंक फॉर एनी अनरिजॉल्व इशू। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बैंक से रिटर्न एक्सप्लेनेशन लेंगे अनरिजॉल्व इशूज के लिए। जिन चीजों में गड़बड़ दिख रही है, तो अगर अपनी साइड से गड़बड़ है तो अपन ठीक कर लेंगे, अगर बैंक की साइड से कुछ गड़बड़ है तो हम रिटर्न एक्सप्लेनेशन लेंगे, तभी हम मानेंगे कि ये चीजें सही है। बोलो यारो, क्या ये समझ में आया। तो अगर डिफरेंस मिले तो क्या करो, कंपनी उसको चेक करेगी, ये तो हम करवाएंगे, प्लस बैंक से रिटर्न एक्सप्लेनेशन लेंगे हम अनरिजॉल्व इशूज के लिए। जो रिजॉल्व हो जाएंगे वो बात खत्म हो गई है ना, जो अनरिजॉल्व रह जाएंगे उसके लिए एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। और क्या करें सर, एंश्योर 100% कंफर्मेशन, मतलब द ऑडिटर शुड एम टू कंफर्म ऑल बैंक अकाउंट बैलेंस। ये तो मैंने अभी ऊपर ही बता दिया था कि हर बैंक अकाउंट बैलेंस को कंफर्म करना है ऑडिटर ने। ठीक है सर, तो सर ये दोबारा क्यों लिखा, देखते हैं। इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, बेसिकली ये पॉइंट किस बात पर है कि आपने कंफर्मेशन मांगा है पर कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक और एफआईज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे शुड कंडक्ट फर्दर चेक। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, कंपेयर दी बैलेंसेस टू बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। हम क्या करेंगे, जो कंपनी ने बैलेंस दिखा रखा है अपनी बुक्स में और जो बैंक स्टेटमेंट बैंक से आए, उन दोनों को टैली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं। ये सब कब करना है, अगर हमने कंफर्मेशन मांगा बैंक से और रिप्लाई नहीं आया तो पहला तरीका क्या हो गया सर, कंपेयर दी बैलेंसेस टू दी बैंक स्टेटमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी और एक्सेसिंग द अकाउंट ऑनलाइन इन द ऑडिटर्स प्रेजेंस। पता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट झूठा हो। मैंने खुद ये रियल में ऐसा देखा है सामने से कि कोई गलत बैंक स्टेटमेंट देखेगा यार, खुद का बनाया हुआ। तो सर बैंक स्टेटमेंट से अगर बुक्स को मिलाओगे तो वो तो बैंक स्टेटमेंट ही झूठा हुआ। तो फिर ऐसे केस में आप पता है क्या करना, अकाउंट से कस्टमर से बोलना, सुनो मेरे सामने अपना अकाउंट लॉगिन करो और ऑनलाइन मुझे बैंक बैलेंस चेक कराओ कि कितना है। आजकल देखो ना आप फोन पे आपको किस चीज़ से बैंक बैलेंस चेक करना है, उसकी हर एक बैंक का अपना ऐप होता है, उससे आप चेक कर सकते हो। तो क्या करो, ऑडिटर खुद अपनी प्रेजेंस में ऑनलाइन उस अकाउंट का बैलेंस चेक कराएगा, है ना। तो ये दो बातें हो सकती हैं। इसके अलावा और ज़्यादा ऑडिटर को कुछ लगे तो आप क्या कर दो, ऑडिट टीम का कोई मेंबर भेज दो, कहाँ पर, ब्रांच पर,
साथ में अपना भी कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, मतलब काइंड ऑफ आर्टिकल भेज दो। तो उनसे बोलेंगे कि सुनो आप एक बंदा भेज दो, मैं अपने आर्टिकल को भेज देता हूँ, दोनों जन जाके क्या करेंगे, बैलेंस कंफर्मेशन लेकर आएंगे। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। बोलो यार समझ आया क्या? इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का, राइट। फिर लास्ट में क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली। कुछ भी नहीं लिखा है, बस 3 लाइन लिखी है। इन एडिशन टू द प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द above, the auditor should ensure that all bank account holding foreign currency have been restated at the closing exchange rate। अगर कोई ऐसा बैंक बैलेंस है जो फॉरेन करेंसी में आपने मेंटेन करके रखा है, क्योंकि फॉरेन करेंसी में आपके ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, तो अगर फॉरेन करेंसी बैंक बैलेंस है तो आपको ये देखना है कि क्या उसको रीस्टेट करा है क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के हिसाब से, एज पर एप्लीकेबल FRA मतलब AS 11 आपने पढ़ा है कि क्लोजिंग बैलेंसेस को रीस्टेट करना पड़ता है क्लोजिंग रेट्स के हिसाब से या जो भी है। बोलो यारो, तो ये पूरा हो गया अपना यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 3 क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं, 4-4 या 3-3 मार्क्स के, राइट। चलो ओके।